गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मिथिलेश कुमार दुबे, मार्वेलस कोचिंग पंडवा मोड़ केमिस्ट्री जोन से। मार्वेलस कोचिंग पंडवा मोड़ लॉकडाउन की स्थिति में सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो क्लास प्रोवाइड कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम केमिस्ट्री का क्लास 12th का चैप्टर 2 सॉल्यूशंस का हम क्लास लेकर आए हैं। आज हम समझते हैं कि क्लास 12th में कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, और ये सारा हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक जो जैक बोर्ड का सिलेबस है, उसमें से टोटल 16 चैप्टर आ रहे हैं, 16 चैप्टर। इसमें फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो हैं वो फर्स्ट 5 चैप्टर आप देख सकते हैं, ये फिजिकल से हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। आप नोट करते चलेंगे। तो सॉलिड स्टेट से आखिर जैक बोर्ड में जब 2021 में आप बैठेंगे तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? तो सॉलिड स्टेट से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितना? 4 नंबर, 4 मार्क्स का। आप नोट करते चलेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर से 5 मार्क्स का आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे भी 5 मार्क्स आता है। केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी 5 मार्क्स आएगा। और सरफेस केमिस्ट्री से 4 मार्क्स। अब आप अगर तीनों को जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो टोटल फिजिकल केमिस्ट्री से क्लास 12th में 23 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप समझ गए? अब उसके बाद इनऑर्गेनिक, चैप्टर 6 से आपका इनऑर्गेनिक स्टार्ट होता है। चैप्टर 6 है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे कितने मार्क्स का आएगा? तो इससे आपका 3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पूरे चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स यानी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद 8 चैप्टर हो गया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 मार्क्स। अगर इसको हम लोग सम करते हैं, टोटल ऐड करते हैं, तो ये 19 यानी 19 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगा। आप इसको नोट करते चलेंगे। सारे चैप्टर वाइज भी मैं बता रहा हूँ कितने मार्क्स का आएगा, और टोटल फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब में। अब हम देते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, जो कि यहाँ से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाता है। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन के लिए हमारे पास है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स। उसके बाद है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, ये भी 4 मार्क्स का। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर 12 में आपका ये 6 नंबर का आता है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम लोग। एमीन, एमीन में कितने मार्क्स का आएगा आपका? तो एमीन में आपका 4 मार्क्स का आएगा। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स भी ये 14 चैप्टर है, ये भी 4 मार्क्स का। फिर आपका पॉलीमर है 3 मार्क्स का, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी है 3 मार्क्स का। इसको यदि आप सम करते हैं टोटल ऑर्गेनिक का 10 चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर तक, तो ये टोटल सम कितना आ जाएगा? 28 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब आप सबको जोड़ते हैं तीनों से, तो 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा टोटल। कितना? 70 मार्क्स का। आप इसको गांठ बांध लें कि इस चैप्टर में कितना मेहनत करना है, कितना क्वेश्चंस आते हैं, ये सब। अब आप जितना भी देखें, सॉलिड स्टेट से सॉल्यूशन, ये सारा। अब हम लोग फिजिकल का आज चैप्टर 2 करेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर। जी हाँ, ये सॉल्यूशन चैप्टर आप देख रहे हैं। सॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग विलयन कहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को
आज पढ़ेंगे। आप अपना बुक निकाल लें और हम लोग देखिए सॉल्यूशन, नाम क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहेंगे, विलयन। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। विलयन कहने का तात्पर्य है, सॉल्यूशन में हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर एक टर्म आ रहा है, अब आप समझेंगे होमोजेनियस मिक्सचर है क्या। ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, यहाँ देखिए, ये सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिल करके सॉल्यूशन बनाता है तो वैसा होमोजेनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसमें एक टर्म आ गया, 2 कंपोनेंट होते क्या है, तो एक कंपोनेंट का नाम है आपका सॉल्वेंट, एक कंपोनेंट का नाम है सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन फिर क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे, ये सारे तमाम चीज़ें। तो हम लोग अब देख सकते हैं कि सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। 2 भी कंपोनेंट हो सकता है या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब इनके बात आती है इनके कंपोजिशन पे। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम लोग एक बीकर लेंगे सपोज, और इस बीकर में हम देखते हैं डाल देते हैं जो ज़्यादा मात्रा में रहता है पहले वो, इसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन में, तो ये जो ज़्यादा मात्रा होती है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम मात्रा होता है उसको हम लोग सपोज चम्मच से अगर इसमें डाल लेते हैं कोई कम लेसर अमाउंट का इसमें, तो ये आपका सॉल्यूट हुआ। क्या हुआ, सॉल्यूट। तो जब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिक्सअप होता है इसमें, तब ये आपका सॉल्यूशन तैयार होता है, जिसको हम लोग विलयन कहते हैं। आप समझ रहे होंगे ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। जी हाँ, तो अब समझ में आया सॉल्यूशन क्या हुआ। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट कम मात्रा वाला होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा वाला, ज़्यादा अधिक। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो मेरा सॉल्वेंट तैयार होता है, सॉल्वेंट, दैट इज विलयन। यही है मेरा चैप्टर। ओके, सारा चीज़ क्लियर हो गया ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दें। ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, बाइनरी का मतलब ऐसे 2 होता है, बाई। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हों और वे दोनों कंपोनेंट क्या हों, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं, कुछ भी। आप देख सकते हैं दिया हुआ है, हियर द कंपोनेंट्स आर मे बी सॉलिड, उसके बाद गैस और लिक्विड। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसको और अधिक समझने के लिए हम लोग नीचे का टेबल प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं टेबल 2.1 इस चैप्टर का पहला टेबल है, जिसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने तरह के आखिर सॉल्यूशन बनते हैं उनका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन जो है मेरा 3 तरह का होता है। एक होता है गैसियस सॉल्यूशन, यहाँ देख सकते हैं आप, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो हमें जिस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा, जिस तरह का भी सॉल्यूशन, तो वो हमको सॉल्वेंट पार्ट से लेना होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर हमको गैसियस सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्वेंट हमेशा हमको गैस लेना होगा, यानी ज़्यादा मात्रा वाला, और कम मात्रा वाला हमको क्या लेना होगा, एक एक करके लेंगे गैस, फिर एक बार सॉलिड लेंगे, एक बार लिक्विड लेंगे, एक बार सॉलिड लेंगे। तो जब हम फर्स्ट में गैस लेते हैं सॉल्वेंट के रूप में और गैस लेते हैं सॉलिड के रूप में भी, दोनों सेम फेज रहेगा, तब हम इसका कुछ एग्जाम्पल समझिए, कॉमन एग्जाम्पल जो ऊपर दिया हुआ है। ये मेरा देखिए जो भी है सॉल्वेंट बता रहा है, ये सॉलिड बता रहा है, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बता रहा है। तो जो फर्स्ट में है एग्जाम्पल दे रहा है कि नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में पूरे वायुमंडल में है, अगर उसमें हम कम मात्रा में थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलाते हैं तो यह जो होगा इस तरह का गैसियस फेज, इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो मेरा गैसियस सॉल्यूशन होगा। पक्का,
क्लियर, बात समझ में आई। अब नेक्स्ट है कि जब मेरा सॉल्वेंट गैसी रहे, सॉल्वेंट क्या रहे, सॉल्वेंट देखिए गैसी रहेगा, और दूसरे में हम लोग देखेंगे कि सॉल्वेंट गैसी रहे और मेरा जो सॉल्यूट है कम मात्रा वाला वो लिक्विड रहे। तो लिक्विड का एग्जांपल यहाँ क्लोरोफॉर्म के रूप में और गैस का नाइट्रोजन के रूप में। तो इसका जो मिक्सअप हमको सॉल्यूशन मिलेगा वो गैसियस सॉल्यूशन ही देगा। यानी क्लोरोफॉर्म को यदि हम कम मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को मिलाते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो इससे जो बनेगा वो क्या, गैसियस बनेगा। नेक्स्ट है थर्ड में भी अगर हम लेते हैं, मेरा ज़्यादा मात्रा गैस का होना चाहिए सॉल्वेंट पार्ट, और सॉल्यूट पार्ट सॉलिड होना चाहिए, जिसे हम लोग कैम्फर, हम लोग कैम्फर यानी कि कपूर, सब कुछ जानता है, घर में हम लोग अगरबत्ती ये सब धुआं दिखाने के लिए, घर को शुद्ध करने के लिए, अच्छा स्मेल रहता है, हम लोग कैम्फर का प्रयोग करते हैं। कैम्फर माने कपूर, और वो नाइट्रोजन गैस, अगर नाइट्रोजन गैस में हम लोग कपूर की मात्रा कुछ मिलाते हैं, कैम्फर की मात्रा, तब भी वो हमको गैसियस सॉल्यूशन ही देता है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हुआ। तो हम लोग 3 एग्जाम्पल यहाँ पे देख चुके, और ये वेरीफाई करता है मेरा गैसियस सॉल्यूशन का। अब हम नेक्स्ट आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन जी। तो लिक्विड सॉल्यूशन में भी वही चीज़ है। लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिक्विड का लेंगे, ज़्यादा मात्रा सॉल्वेंट किसका रहेगा, लिक्विड का, और एक एक करके हम गैस लेते हैं। एक बार शुरू बार जब गैस लेंगे तो लिक्विड ज़्यादा मात्रा में रहेगा और गैस कम मात्रा में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल है वाटर। वाटर में अगर हम लोग थोड़ा सा ऑक्सीजन गैस मिलाते हैं तो इसका जो हमको मिलेगा सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन मेरा लिक्विड रहेगा। कैसा रहेगा, लिक्विड, तरल रहेगा, द्रव रूप में। और अब दूसरा आते हैं लिक्विड। जब हमको लिक्विड रहेगा सॉल्वेंट और लिक्विड रहेगा सॉल्यूट, ज़्यादा मात्रा वाला भी लिक्विड रहेगा और कम मात्रा वाला भी लिक्विड रहेगा, तब ये मेरा इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल बनता है। आप देख सकते हैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल बनेगा आपका वाटर इथेनॉल। वाटर भी लिक्विड है, इथेनॉल भी लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ये कम मात्रा में हम इथेनॉल को डालते हैं और ये ज़्यादा मात्रा में। लेकिन इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन मेरा क्या रहेगा, इसका जो हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे वो सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट का रहेगा, ध्यान देने की बात है। अब हम लोग नेक्स्ट नीचे आते हैं फिर कि जब लिक्विड रहेगा मेरा, लिक्विड स्टेट वाला सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा और फिर सॉलिड उसमें कुछ कम मात्रा डालेंगे, जैसे कि हम लोग शरबत बनाते हैं, चीनी घोलते हैं, ग्लूकोज वाटर में घोलते हैं, तो उसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है सॉल्वेंट। सपोज आप 1 गिलास ले लीजिए वाटर और उसमें कुछ ग्लूकोज की मात्रा उसमें मिक्सअप करेंगे, तो ग्लूकोज सॉलिड होता है। हम लोग बहुत ग्लूकोज यूज़ किए हैं, आज गर्मी के दिन में आजकल हम लोग ग्लूकोज एनर्जी के लिए लेते हैं, इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है, जिसको हम लोग C6H12O6 कहते हैं केमिकल फार्मूला के रूप में। तो ये जो है मेरा ये बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोज को जब हम वाटर में मिलाते हैं, यानी वाटर ज़्यादा मात्रा में रहेगा, ग्लूकोज कम मात्रा में, तो ये हमको क्या देगा, लिक्विड सॉल्यूशन देगा जो हम लोग पीते हैं गिलास में से। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, तो ये भी वही चीज़ है कि सॉलिड सॉल्यूशन हमको लेने के लिए, बनाने के लिए हमको जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा सॉलिड रखना होगा, ज़्यादा मात्रा में रखना होगा, और एक एक करके मिलाते हैं। एक बार जब हम लोग गैस लेते हैं तब ऐसा सॉलिड लेते हैं, जब हम लोग गैस कम मात्रा में लेते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग सॉलिड पैलेडियम एक धातु है, पैलेडियम को जब हम लोग गैस यानी हाइड्रोजन गैस से गुजारते हैं तो इससे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉलिड ही रहेगा पैलेडियम फॉर्म में। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, यानी कि हाइड्रोजन और पैलेडियम को हम लोग मिलाए तो कैसा सॉलिड मिलेगा, सॉलिड सॉल्यूशन के रूप में। नेक्स्ट है मेरा जब मेरा लिक्विड कम रहेगा, सॉलिड लेंगे सॉल्वेंट और ये लिक्विड कम रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब इसको घोलते हैं तो जैसे सपोज सॉलिड हम सोडियम मेटल है, चलिए सोडियम ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग अमलगम ऑफ मरकरी विथ, मरकरी हम लोग जानते हैं ना, Hg हाइड्रोगिरम, ये चीज़ हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये है एकमात्र ऐसा ये है मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो ये भी हमको सॉलिड सॉल्यूशन प्रदान करता है। ओके, अब थर्ड हम लोग आते हैं कि मेरा सॉल्वेंट सॉलिड रहे और सॉल्यूट भी सॉलिड रहे, यानी दोनों ठोस, तो दोनों ठोस मिल करके हमको ठोस ये विलयन देंगे। और इसका एग्जाम्पल है
गोल्ड हम लोग जानते हैं, सोना बहुत ही प्रचलित है, बहुत इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग इसको गहने बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, धन संचय के रूप में भी इसको करते हैं बैंक में। तो जब हम लोग गोल्ड में कॉपर को मिलाते हैं, कॉपर भी मेटल है और गोल्ड भी मेटल है, तो गोल्ड ज़्यादा मात्रा में रहेगा और कॉपर कम मात्रा में, जब इसको हम लोग ऐसे मिलाते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन देगा वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा ये 2.1 इस टेबल में हम लोग काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे, और इसको आप नोट्स करके सारा गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, हम लोग चूँकि सॉलिड चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मेरा 3 तरह का होगा, और तीनों का एक एक सारा आप देख ही चुके हैं। ये सारे सॉलिड पार्ट हैं, ये सब सॉल्वेंट पार्ट हैं अधिक मात्रा में, ये दोनों को मिलाने से इस तरह के ये मिलते हैं क्या, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको सामने दिया हुआ है, और ये सारे एग्जाम्पल्स को हम ध्यान में एक एक समझ लेंगे, और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अब हम लोग आगे आते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो जो भी सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन, सॉलिड की मात्रा कितनी है, तो सॉलिड की मात्रा कंसंट्रेशन यानी उसकी सांद्रता के आधार पे हम लोग इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला एक मेरा टर्म आएगा मास परसेंट। बहुत सारे ऐसे टर्म हैं समझने के लिए, कंसंट्रेशन को समझने के लिए। तो उसमें सबसे पहले मास परसेंट। मास परसेंट होता है कि द मास परसेंट, आप यहाँ देख सकते हैं, द मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। मास परसेंट यदि हमको कंपोनेंट का निकालना है कि कोई भी चीज़ हमने सॉलिड कितना डाला, उस सॉल्यूशन में कितना डाला, तब उसके लिए फॉर्मूला है कि मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू, ये देखिए ये इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही लिख लेना है कि मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इसका हम लोग बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, इफ़ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय, मान लीजिए 10% हमारे पास ग्लूकोज वाटर में मिक्सअप करना है बाई मास, वाटर है उसमें 10% ग्लूकोज है, और इसका मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज हमने डाला है और 90 ग्राम बाकी क्या होगा, वाटर होगा, है ना। तो 90 ग्राम मेरा क्या होगा, वाटर होगा, तो हमको 100 ग्राम क्या मिल रहा है, 100 ग्राम हमको सॉल्यूशन बन के मिलेगा। अगर 10 ग्राम ग्लूकोज हो, 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम वाटर हो, तो 100 ग्राम क्या मिलेगा हमको, 100 ग्राम मिलेगा ना। दिस इज सॉल्यूशन। तो अब हम कंसंट्रेशन को इसके आधार पे हम लोग समझ सकते हैं कि मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट ऊपर 10/100, 10/90 इंटू 100 हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। 10/100 ना, 10/100 इंटू 100, तो इस तरीके से हम लोग अपना निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या है कि कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62 मास परसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। जब हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो उस समय उसका मास परसेंट कितना आता है, ये मेनली ये मेरा है फॉर्मूला, मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अब हम लोग आगे नेक्स्ट इसका कंसंट्रेशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहला मेरा था मास परसेंट, दूसरा था वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट भी बहुत आसान है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये भी बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग इसका भी एग्जांपल है यहाँ पे, बेस्ट एग्जांपल 10% इथेनॉल ले रहा है, इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और मान ली तो ये 10 ml हो गया इथेनॉल, वाटर को अगर डिजोल्व करते हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका हम लोग सॉल्यूशंस कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट। फॉर एग्जांपल 35% इसका निकल जाएगा V/V के टर्म में। फिर इस तरीक़ा से हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये क्या है थोड़ा समझें इसको। थर्ड में है मास बाय वॉल्यूम, ये सारे हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में सॉल्यूशन को समझ रहे हैं। अनदर यूनिट विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी, ध्यान दीजिएगा ये दो जगहों पे बड़ा यूज होता है, इज मास बाय वॉल्यूम, माने M/V के फॉर्म में जब हम लोग कंसंट्रेशन को समझते हैं, इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन।
जब 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में कितना हम लोग सॉल्यूट डालते हैं, कितना हम लोग सॉल्यूट डालते हैं, ये इसकी हमको मात्रा मास बाय वॉल्यूम। सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर में देखिए क्या पढ़ा, हम लोगों ने ऊपर में देखा W/W, मास परसेंट क्या होता है W/W। उसके बाद देखिए, उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने क्या देखा थर्ड में W/वॉल्यूम। अब आते हैं फोर्थ पार्ट, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या है, मिलियन का मतलब समझते हैं 10⁶, यानी 10 के पावर 6, यानी इसको हम लोग 1 मिलियन कहते हैं। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो इसका मतलब है कितना, 10 के पावर 5 होता है तो ये कितना होता है 1 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब है 10 लाख। तो हम लोग यह मिलियन के अथी में समझेंगे, रेंज में। तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या है कि व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इन पार्ट्स पर मिलियन, इन पार्ट्स पर मिलियन। इसको शॉर्ट में पीपीएम भी कहते हैं। यानी कि सपोज वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं। अब इन सारे गैसों का आप ध्यान दे सकते हैं, ये सारे गैसों की जो मात्रा है, ये गैसों की मात्रा आखिर अगर टोटल अगर 10 के पावर 6 है, सपोज इतने एटम हैं इसके अंदर, उसमें से अगर एक एटम अगर होगा मेरा जो हमें निकालना है जिस गैस का, जिस पार्टिकल का, उस कंपोनेंट का, तो ये मेरा एक मात्रा यदि होगा तो इसको 1 ppm कहते हैं। तो इसके लिए, इसी के लिए मेरे पास फार्मूला है कि पार्ट्स पर मिलियन ppm निकालने के लिए नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये बहुत मायने रखता है। अगर कहीं ये छूट गया तो आप नहीं निकाल पाएंगे। इसी का देखिए नीचे निकाला हुआ है। फिर अब हम लोग अगला टर्म आते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हम लोग सॉल्यूशन को समझते हैं, यह है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमनली यूज सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज x। हम लोग x से इंडिकेट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, ध्यान दीजिएगा। और राइट हैंड साइड में x डिनोट करते हैं ऑफ द कंपोनेंट इट इज़ डिफाइंड एज। इस तरीक़ा से, जैसे कि हम लोग जिस कंपोनेंट को करते हैं, अगर x के साथ अगर ये है, सपोज x है, यहाँ पे अगर a करते हैं तो ये a कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हुआ। अगर x b लिखते हैं तो ये b कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हुआ। समझ में आई बात। तो कंपोनेंट a हो या b हो, ठीक है, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। तो हम लोग देख सकते हैं इसका भी फार्मूला है। मोल फ्रैक्शन यदि निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। टोटल नंबर क्या हो गया, अभी हम लोग दो ठो पढ़े ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी, तो इसी को निकालने के लिए हम लोग आगे देखिए क्या करते हैं। ये है मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है सपोज, तो इसके लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालना है। एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, ये नंबर शो करता है, नंबर ऑफ मोल स्मॉल एन और ए से। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाई टोटल, टोटल में दोनों आ जाएगा, एन ए और एन बी दोनों, यानी सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन मोल। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल जब जोड़ेंगे तो हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकलता है। फिर से समझिए इसको, जब हमको एक से निकालना है, जब हमको एक से निकालना है तो ये मेरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, यानी ए का कितना मोल है, और उस सॉल्यूशन में दोनों का मोल अलग होगा, ए का भी और बी का भी, तो दोनों को जोड़ देंगे, आराम से निकल गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर सॉल्यूशन होगा, इसी तरह से हम लोग अगर एक्स बी का निकालना होगा तब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं। एक्स बी का अगर निकालना है सपोज एक्स बी, तो एक्स बी और क्या लिखेंगे बोलिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे एन बी। ओके, समझ में आ रही है बात, एन बी बाई यहाँ जो लिखा हुआ है वही चीज़।
यानी कि Na+NB। वेरी गुड। इस तरह से आप XB का निकाल लिए। इसी तरह से बोल रहा है कि यदि आपका XI बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ये हो, अगर ABCDEF 1 2 3 4 5 से लेकर के n टाइप तक यदि आपके पास ढेर सारे यदि कंपोनेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। Ni/N1 + N2 + N3 + N4 अप टू Ni, यहाँ तक इसको सारे को सम कर लेंगे। अब इसका मैथ में आप लोग फार्मूला जानते ही हैं, Ni/summation(Ni). ठीक है, तो ये XI का आपका निकल गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ये जब x1 x2 बहुत सारा होगा तो सारे x1 x2 को यदि हम लोग सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो सब 1 के बराबर होता है, इक्वल। बहुत ही ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। सबको यदि जोड़िएगा तो मान लीजिए x1 बराबर क्या होगा, x2 अलग अलग मान लीजिए हमारे पास कंपोनेंट होगा ना, x3 x4 x5, सबको जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये रूल है। It can be shown that in a given solution, ये देखिए written here, sum fractions is unity। sum of fraction क्या होगा, यदि हम लोग sum of fraction करते हैं तो sum of the mole fraction is unity। तो इस तरीक़ा से हम लोग समझ सकते हैं। इसमें हम लोग एक और ये समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए हम दो कंपोनेंट को लेकर के चलते हैं कि क्या कैसे प्रूफ होगा, तो हम लोग देखते हैं कि XA + XB करते हैं। XA + XB = हमको 1 प्रूफ करना है। 1 कैसे प्रूफ होगा बताइए। तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, XA को पहले देखिए क्या लिखें बताइए। XA को हम लोग लिख सकते हैं ना Na/ क्या लिखें बताइए, Na + NB होगा ना। अब प्लस इसी तरह से हम लोग इसको लिखेंगे NB/Na + NB। अभी फार्मूला जो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ A ये फार्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ B ये फार्मूला, ये दोनों कितना होना चाहिए, 1। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। अब इसको देखिए, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ये दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब आगे बढ़ते हैं, तो जब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में क्या होगा, Na + NB ही रहेगा। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे मेरा सबसे पहले क्या था, Na था, ऊपर था ना Na, और प्लस इधर क्या था, NB। अब आप देखिए कि Na + NB दोनों सेम आ गया और इसको 1 के बराबर लाना है हमको। अब क्या ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये 1 हुआ, 1 = 1, यानी LHS = RHS। तो यानी कि मोल फ्रैक्शन 1 प्रूफ होता है। समझ गए इसको, बिल्कुल नो डाउट। आप लोग इसको फिर रिकैप करके देख सकते हैं, डोंट वरी। अब हम लोग इसी को आगे यहाँ देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द एग्जाम्पल 2.1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाई मास। मास कितना है, मात्र 20%। बना बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं, एज्यूम मैंने मानना कि 100 ग्राम मेरा सॉल्यूशन है, गिवन जो सॉल्यूशन है। तो जब 100 ग्राम सॉल्यूशन मेरा होगा, एज्यूम कर लिए, तो उसमें 20%, तो 100 ग्राम का 20% 20 होता है। हम लोग मैथ पर जानते हैं कि 100 का 20% 20 होता है। तो अगर 100 ग्राम है सॉल्यूशन तो 20 ग्राम मेरा इथिलीन ग्लाइकोल है, दैट इज C2H6O2, यही ना है। अब इसको सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, तो वाटर अब कितना बचा, मान लीजिए 100 ग्राम टोटल था, 100 ग्राम में से हम 20 ग्राम घटा देते हैं किसको, इथिलीन ग्लाइकोल को, तो बाकी कितना बच गया, 80 ग्राम। 80 ग्राम क्या बचा, 80 ग्राम मेरा H2O यानी वाटर बचा। चूँकि वाटर में घुला हुआ है ना, तो 80 ग्राम वाटर। अब बात को समझिए। उसके बाद अब निकालते हैं हम लोग मोलर मास निकालते हैं। जी हाँ, C2H6O2 का हम लोग मोलर मास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास निकालने के लिए कार्बन की चूँकि 12 होती है, तो कार्बन यहाँ कितना है, 2 कार्बन है, तो 12 × 2 कर देंगे। प्लस यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 6 है, तो इसका मोलर मास 1 होता है, 1 का 1 × 6 कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 2। अगर इस सबको जोड़ते हैं, 12 दूना 24 प्लस 6 20 प्लस ये 32। अब इस तीनों को यदि जोड़ते हैं तो आपका आएगा रिजल्ट 62 ग्राम पर मोल, यही आपका आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि 62 ग्राम हम लोग क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ
मोलर मास निकाल लिया। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, किसका? इथिलीन ग्लाइकोल का, C2H6O2 का। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है मोल्स निकालने के लिए कि जो गिवन मास है बटा टोटल मोलर मास डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। फिर से देखिए, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है कि गिवन मास, तो यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल कितना है? 20 ग्राम। कितना है? 20 ग्राम। अब अभी हम लोग मोल कितना निकाले? 62 ग्राम। इसी का निकाले ना, तो 20/62 एकदम समझिए आसानी से। इसको जब डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे दोनों को, तो इतना आपको आएगा, इतना मोल। अब उसी तरह से वाटर का निकाल लीजिए। वाटर का H2O का 18 ग्राम सब कुछ जानता है। H2O का देखिए कैसे निकलता है, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा? 18 होगा ना। तो चूँकि 2 × 2 और 16 18। जी हाँ, तो ये आपका 18 हो गया मोलर मास वाटर का। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम। कितना? 18। और वाटर था कितना? 80 ग्राम। ठीक है, तो 18। अब यहाँ देखिए मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ कितना है? 80 ग्राम। तो 80 ग्राम बटा 18 ग्राम डिवाइड करेंगे तो ये 4.444 मोल आएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए देखिए फार्मूला है ग्लाइकोल का, इथिलीन ग्लाइकोल का, मोल्स ऑफ इतना बटा टोटल मोल्स। तो अभी हम लोग मोल्स ऑफ इतना क्या निकाले? C2H6O2 का अभी ऊपर से निकाले 0.322। तो जब हम लोग 0.322 निकाले तो इसी को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, जो कि यहाँ देखिए है, और दोनों को धर के जोड़ देना है। दोनों सॉलिड सॉल्वेंट था, और दोनों को जोड़ने के बाद डिवाइड करेंगे जब, तो ये मेरा सॉल्यूशन आएगा। तो ये मेरा किसका निकल गया मोल फ्रैक्शन? इथिलीन ग्लाइकोल का। ओके, अब मोल फ्रैक्शन इस तरह से वाटर का निकाल लेंगे, तो वाटर बटा टोटल इंटू इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा इतना आएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग मोल फ्रैक्शन दोनों का निकाल लिए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैन बी, ऐसे आप इतना डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अभी से आप एक का निकाले ना, तो एक का निकालने के लिए भी हम क्या था कि दोनों को सम जो होता है, यहाँ देखिए दोनों का सम 1 होता है, तो एक में से 1 में से घटाने के बाद भी आप कर सकते हो। जैसे 1 होता है तो एक का आपका हो गया कितना? 0.068। तो घटाएंगे तो दूसरा देखिए आराम से निकल गया, ये आ गया ना। 1 में से घटाना है, अगर 1 में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा, 1 में से अगर इसको घटाएंगे तो ये आंसर आएगा। सिंपल। तो अब कंसंट्रेशन के टर्म में अगला हमारे पास है मोलारिटी है, फिर है मेरा मोलालिटी। आज हम लोग इतना ही तक करेंगे। तो हम लोग मोलारिटी देख लेते हैं। मोलारिटी भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मोलारिटी, मोलरता, इसको हम लोग पढ़ते हैं मोलरता। इसको हम लोग कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, मोलारिटी को कैपिटल M। मोलारिटी डिफाइन क्या होता है? इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस पर ध्यान देना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। सॉलिड सॉल्वेंट दो ही मेरा होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन जब भी होगा तो लीटर में होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। वॉल्यूम यहाँ पर लीटर में हमको डालना है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो मोल में रहेगा, मोल बाय लीटर। तो इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा भी यहाँ देखिए समझाया हुआ है। तो ये मोलारिटी टर्म हो गया, समझ में आ गया। इसको हम लोग कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, मोलरता है। अब हम लोग अगला आते हैं मोलालिटी। मोलालिटी को हम लोग बोलते हैं मोललता। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, और ये भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को समझने के लिए बहुत मददगार होता है, और बार बार एग्जाम में आता भी है मोलारिटी, मोलालिटी को डिफाइन करने के लिए, और इस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, तो हम लोग उसको बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो मोलालिटी का एक फार्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ भी मोल चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान दीजिएगा, मोलालिटी में मास निकलता है, वो मास केजी में होता है, केजी में होता है, और जो मोलारिटी था इसके पहले वाला उसमें लीटर में था, और यहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ लीटर था। यही फ़र्क है दोनों में, और बाकी सेम चीज़ वही निकलेगा। और ये सॉल्यूशन यहाँ तक आप लोग बना करके रखेंगे, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं। तो वीडियो क्लास कैसा लगा
जाहिर करते हैं बहुत ही ये एजुकेशनल है और अच्छा ही लगा होगा, तो आप इसको देखें, समझें, और अगर प्रॉब्लम आई तो कमेंट में फिर कुछ जहाँ पे दिक्कत है बताएंगे, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो क्लास में क्लियर करेंगे।